आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कांग्रेस के सदर खड़गे का वज़ीर-ए-आज़म पर निशाना, कहा मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है और मोदी देश विदेश में घूम रहे हैं। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, केजरीवाल को लिखा खत, वज़ीर आला आतिशी ने इस्तीफा किया मंजूर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की साबरमती रिपोर्ट फिल्म की तारीफ, कहा सच आ रहा है सामने। सदर ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइलें दागी। और डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थीलविग बनी मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स बनने वाली मुल्क की पहली शख्स। मणिपुर में तशद्दुद को लेकर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मई से जारी तशद्दुद में लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बीजेपी मणिपुर में तशद्दुद भड़का रही है। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गया, पूरे देश में घूम रहा है, विदेश में घूम रहा है। आज कहीं तो विदेश में देखा मैं। और तुम दूसरी जगह फिरते हो, मणिपुर के आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाते? वहां महिला का रेप हो रहा है, महिलाओं को मार रहे, घर जला रहे, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे गिर रहा है, तो आप क्या सो गए? जब राहुल गांधी जा सकते हो, आप क्यों नहीं जा सकते? तो ये सिर्फ है दिखावा। मैं सुना सुबह, अभी ट्वीट आप भी सुने होंगे, यहां प्रचार करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर आए थे। मैं जिस होटल में उतरा उसी होटल में वो भी थे, सुना। और आज सुबह सब अपना सूटकेस वो लेके एकदम छोड़ दिए नागपुर। मैं बोला क्यों छोड़ दिए अभी? नहीं, मणिपुर में दंगे हो गए इसलिए जा। अरे मणिपुर के दंगे से सालों से चल रहे, तुम और तुम्हारे लीडर प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, लेकिन यहां नागपुर से जो भाग रहे लोग आपको भगाए यहां से। आप यहां का रेस्पॉन्स देखकर खुद ही भाग गए, वहां के रक्षा के लिए नहीं गए। हर जगह देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है। और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं, यही काम। कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने कहा कि महाविकास अघाड़ी अक्सरियत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। लोग मन बना चुके हैं कि उन्हें साफ शफाफ सरकार चाहिए। हम मुस्बत एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र के लोग मन बना चुके हैं कि उनको एक साफ पारदर्शी सरकार चाहिए और भाजपा और उनके तमाम साथी जो प्रचार कर रहे हैं उसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग किसान, नौजवान की बात कर एक एजेंडा जो पॉजिटिव एजेंडा है उसको लेकर आए हैं। मुझे लग रहा है कि हर जगह जहां मैं जा रहा हूं महाराष्ट्र में भारी बहुमत हमारे उम्मीदवारों को मिल रहा है और हम लोग 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो अच्छे संख्या बल के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कटहरी में एक जलसे में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि मरकजी और रियासती सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, साथ ही अब इनके नारे भी टकरा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन के नतीजों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में इख्तदार में नहीं रहेगी। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं, बताओ। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं। झारखंड के बोकारो में बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल दावा करते हैं कि उन्हें ओबीसी की फिक्र है, लेकिन उनकी दादी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया?
और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हो, पिछड़ा वर्ग के चैंपियन बनना चाहते हो। बताओ मुझे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी के सदस्य हैं? बताओ मुझे, सोनिया गांधी के यूपीए की सरकार के दौरान नेशनल एडवाइजरी कमेटी में जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री। मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं कि अगर बैकवर्ड कमीशन को, पिछड़ा वर्ग के कमीशन को अगर किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो वो किसी और ने नहीं दिया, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां भी राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी आदिवासी बहन, उनको लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके आदिवासी गौरव को आगे बढ़ाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना हो गया है। ये एकलव्य रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल, इसका बजट लंबोदर जी आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, लेकिन 21 गुना बढ़ा दिया गया, 21 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें आदिवासी भाइयों के गांव के लिए सड़क, आदिवासी भाइयों के गांव में स्कूल, आदिवासी भाइयों के गांव में स्वास्थ्य की सुविधा, आदिवासी गांव में पीने का पानी की व्यवस्था, ये पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मित्रों, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारी बहन बेटी हो और चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बीजेपी की सियासत हिंदुस्तान को कमज़ोर बनाने की कोशिश है। वो सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, ये वही बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की जो ये जिंगोइस्टिक पॉलिटिक्स है, ये थियोरेटिक्स जो उनकी है, या जो उनका वो एक डिविसिव सेट ऑफ स्टेप्स हैं, वो एक अटेम्प्ट है पूरे हिंदुस्तान को वीक करने की। वो सिर्फ कांग्रेस को वीक नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को वीक कर रहे हैं। हिंदुस्तान की उस जमनी गंगी तहजीब की जो बुनियादें थी उसको वीक कर रहे हैं। तो इस बात का हमें खुशी है कि
लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बीजेपी का जो इस वक्त एक अटैक है कांग्रेस के ऊपर, वो उस चीज को समझते हुए फारूक साहब ने भी जो कहा वो एक हकीकत की बुनियाद पे उन्होंने कहा। लेकिन हम ये कहेंगे कि जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, बार बार उसको कमजोर करने की इन्हीं ताकतों की तरफ से जो आज तक की कोशिशें हुई वो नाकाम हुई और हमेशा नाकाम होती रहेंगी। कांग्रेस हो सकता है न्यूमेरिकली नंबर वाइज कभी कमजोर हो, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को कोई डेसिमेट नहीं कर सकता, कांग्रेस को कोई मार नहीं सकता। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये अटेम्प्ट्स उनकी तरफ से जो हैं वो कांग्रेस को कमजोर करने की अटेम्प्ट्स नहीं है, वो हिंदुस्तान को कमजोर करने की अटेम्प्ट्स है। दिल्ली सरकार में वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को भेजे गए खत में लिखा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब तनाज़े हैं जो अब सभी को शक में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपना ज़्यादातर वक्त मरकज़ से लड़ने में गुजारती है, ऐसे में दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार में वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर पार्टी लीडर प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बीजेपी की गंदी सियासत चल रही है, ईडी सीबीआई सरगर्म हो चुकी हैं। कैलाश गहलोत के ऊपर भी ईडी और आईटी के मामले चल रहे थे। उन्होंने जेल की जद्दोजहद से बेहतर समझा कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार के वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा है कि जब तक कोई लीडर आम आदमी पार्टी में होता है तो वो बेदाग होता है। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उन्हें ईडी की याद आ रही है। जब कोई नेता या मंत्री या विधायक आम आदमी पार्टी में होता है तो वो साफ पाक होता है, तब वो उनके भ्रष्टाचार में भी इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि उनके हिसाब से भ्रष्टाचार नहीं होता। आज उसने इस्तीफा दे दिया इनके मंत्री ने, तो इनको ईडी याद आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं कि 10 साल तक जनता के लिए कुछ नहीं किया और अब फिर बोलेंगे कि मैं अगले 5 साल में यमुना जी साफ कर दूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। अरे भैया 10 साल से क्यों नहीं दी, पहले क्यों नहीं बोला? सिर्फ झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार और झूठ के ढेर पर बैठी हुई आम आदमी पार्टी का जहाज अब डूबने को है। इनके एक भ्रष्टाचार थोड़ी है, शराब के भ्रष्टाचार में जेल में रह के आए हैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। शीश महल पूरी दुनिया को आज पता लग गया कि बच्चों की कसम खाने वाला नेता जो कि दिल्ली की और देश की राजनीति बदलने आए थे, करोड़ों रुपए का रखरखाव का घोटाला है उसके अंदर। 10-10 लाख रुपए के, 20-20 लाख रुपए के टॉयलेट्स हैं, ऑटोमेटेड पर्दे हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो कैलाश गहलोत क्योंकि अंदर की बातों को भी जान रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उन सब बातों को कहा है जो उनको उनकी अंतरात्मा को कचोटती रही होगी, जिसके कारण से उन्होंने रिजाइन दिया, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेंद्र यादव ने कहा है कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे से एक बात तो साबित हो गई है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद से बनी थी उससे भटक गई है। एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है। और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं
कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है। कुछ लोग, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, या संजय सिंह हो, या सत्येंद्र गर्ग हो, उन्होंने जेल जाना पसंद किया। उसी प्रकार से राजकुमार आनंद हो या अब कैलाश गहलोत हो, इन्होंने बेल लेना पसंद किया। और निश्चित ही मैं दावे के साथ कह भी सकता हूं कि आने वाले समय में ये निश्चित ही उसी शरण स्थली में जाएंगे जहां पर जाकर सब जो साफ सफाई की एक मशीन है, उजले कपड़े हो जाते हैं जहां पर, तो निश्चित ही मुझे पूरा अंदेशा है कि वो वहां पर जरूर अपनी शरण स्थली में पहुंचेंगे। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप दोनों ही पार्टियों, दूसरी बीजेपी को भी क्या आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो निश्चित ही या तो जेल जाएगा या बेल लेगा। तो हम जो बीजेपी है उसमें जाके उनकी शरण स्थली है। राजकुमार आनंद जी को, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी थे, उनको पार्टी ने जब निष्कासित किया तो उनके पास 2 जगह जाने की थी। अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो निश्चित ही बीजेपी में जाते, लेकिन उन्होंने चुना कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। लिहाजा राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस चुनी, और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार थे, जिनको भ्रष्टाचार से डर लगता है, वो निश्चित ही अपनी शरण स्थली में जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिनसे लोगों का विश्वास उठ चुका है, लिहाजा वो एक कोशिश में है कि किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेने की होड़ लगी है। कोई दबाव किसी प्रकार का बनाता है, कोई किसी को लालच देता है, और उसी के तहत ये अदला बदली लगातार चल रही है। तो मैं तो ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता के सामने दोनों ही पार्टियां एक्सपोज हो चुकी हैं। लिहाजा आज कहीं ना कहीं, जो आपको मालूम है, दिल्ली न्याय यात्रा पिछले 8 दिन से लगातार सड़कों पर है, और जो रिस्पांस दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी जो बात करती थी जो बात करती थी महंगाई और बेरोजगारी को मिटाने की, आज कहीं ना कहीं देश को बांटने में लगी है। और वहीं एक ऐसी पार्टी जो कहती थी भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, वो कहीं शीश महल बना रही है, कहीं उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। लिहाजा आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के प्रेशर में, क्योंकि दिल्ली की जनता से ये दोनों पार्टियां अपना विश्वास खो चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस। दूसरी तरफ बीजेपी के साबिक एमएलए अनिल झा आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अनिल झा पूर्वांचल के बड़े लीडरों में से एक हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तालीम और रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली का AQI बढ़कर 400 को पार कर गया है। बीजेपी ने इस हवाले से दिल्ली सरकार पर नुक्ताचीनी की है। बीजेपी के MP कमलजीत सहरावत ने कहा कि AQI एक दिन में नहीं बढ़ता है। अगर पिछले 10 वर्षों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ जाती, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी होती, तो लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। दिल्ली का AQI बढ़ते बढ़ते 400 के पार हो गया, तकरीबन 450 के आसपास है। यानी दिल्ली गैस का एक चैम्बर बनी हुई है और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर्स के पास लाइन है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। पॉल्यूशन फेफड़ों को इतना कमजोर कर देता है कि दिल्ली में अब कैंसर की बीमारी भी पहले से जो थी उसके साथ TB भी पाई जाने लगी है। तो AQI क्या बढ़ने का कोई एक दिन का कारण नहीं होता है। अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पिछले 10 साल में बढ़ी होती, बसों को रूट पे प्लान करके बढ़ाया गया होता, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाई गई होती, तो लोग प्राइवेट व्हीकल्स यूज नहीं करते, पब्लिक कन्वेंस अगर होता तो वो उसमें ट्रेवल करते। अगर रोड ठीक होते तो गाड़ियां जाम में नहीं फंसती, धुआं नहीं होता। गली नाली सड़क बने होते तो जो कच्ची मिट्टी रोड होने से उठती है, PM 2.5 और PM 10 को जो बढ़ाती है, वो नहीं होता। टाइमली पेवर ब्लॉक्स को ठीक करके, सफाई करके, वाटर स्प्रिंकलर शुरू कर दिए जाते तो दिल्ली में पॉल्यूशन 50% 60% कम हो जाता। ये शुक्र है कि दिल्ली के अंदर ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बन चुका है, गडकरी जी ने बना दिया। इसकी वजह से 1 लाख ट्रक कम से कम दिल्ली में नहीं आते, वरना दिल्ली की हालत खराब हो जाती। तो दिल्ली सरकार की लगातार इस विषय पे काम ना करने की वजह से, नॉन प्लानिंग की वजह से, अदूरदर्शिता की वजह से दिल्ली के ये हालात हैं कि आज
होली दिवाली के साथ प्रदूषण की छुट्टियां भी दिल्ली में होने लगी हैं। हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने एक बार फिर गोधरा केस को चर्चा में ला दिया है। फिल्म में गोधरा केस में साबरमती एक्सप्रेस में हुई आगजनी की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके नाजुक मौजू की वजह से इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म पर ट्वीट करके अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फिल्म की तारीफ की है, जबकि बाद हलकों में इस फिल्म को सरकारी प्रोपेगेंडा बताया गया है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फिल्म बनाई गई है। नाइजीरिया के अबुजा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के सदर बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों की बातचीत से हमारे रिश्तों में एक नया बाब शामिल होगा और हम मिलकर आलमी सतह पर ग्लोबल साउथ की अव्वलियत को उजागर करते रहेंगे। 17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बिजली प्लांटों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और मुल्क के बिजली ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। मिस यूनिवर्स 2024 का ऐलान हो गया है। डेनमार्क की 21 साल की विक्टोरिया कजेर थीलविग ने ये टाइटल अपने नाम किया है। अपने मुल्क के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली विक्टोरिया पहली शख्स हैं। उनकी स्टनिंग परफॉर्मेंस और जवाबों ने जजों को इम्प्रेस किया। कांग्रेस के सदर खड़गे का वज़ीर-ए-आज़म पर निशाना, कहा मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है और मोदी देश विदेश में घूम रहे हैं। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, केजरीवाल को लिखा खत, वज़ीर आला आतिशी ने इस्तीफा किया मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की साबरमती रिपोर्ट फिल्म की तारीफ, कहा सच आ रहा है सामने। सदर ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइलें दागी। और डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थीलविग बनी मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स बनने वाली मुल्क की पहली शख्स। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।